गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्लीप इन द वैली पोएम, जिसके पोएट हैं आर्थर रिम्बाउड। क्लास 12 का ये एक पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। हेडिंग देखिए, अस्लीप इन द वैली। इसका अर्थ क्या होता है? अस्लीप वर्ड का मतलब होता है नींद में होना, यानी कोई व्यक्ति सोया हुआ है। अस्लीप मीन्स नींद में होना। और इन द वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। घाटी अर्थात दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच की जो खाली स्थान होता है उसको घाटी कहते हैं, वैली इंग्लिश में। अस्लीप इन द वैली यानी कि घाटी में कोई व्यक्ति सोया हुआ है। कोई ऐसे व्यक्ति है नींद में है और कहाँ पर है? घाटी में। क्लियर है? हेडिंग अस्लीप इन द वैली, घाटी में कोई नींद में सोया हुआ है। लिखने वाले आर्थर रिम्बाउड। आर्थर रिम्बाउड साहब के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस पोएम का प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्रत्येक लाइन के एक एक वर्ड। सबसे पहला लाइन है ए स्मॉल ग्रीन वैली। ठीक से देखिएगा एक एक लाइन। ए स्मॉल ग्रीन वैली। स्मॉल मीन्स छोटा, ग्रीन मीन्स हरा भरा, और वैली मीन्स घाटी, यानी कि एक छोटा सा हरा भरा घाटी है। ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटा सा हरा भरा घाटी है, यानी कि चारों तरफ हरियाली है घाटी में। उसके बाद वेयर। वेयर मीन्स जहाँ। वेयर मीन्स ऐसे तो कहाँ होता है, लेकिन एक क्लॉज है यहाँ पर। वेयर का मतलब जहाँ। ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटी सी हरी भरी घाटी है। वेयर, जहाँ। ए स्लो स्ट्रीम, एक मंद गति नदी। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी सी जलधारा। नदी नहीं बोल सकते हैं, नदी से जो छोटी एक जलधारा निकलेगी उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो ए स्लो स्ट्रीम, और स्ट्रीम कैसी है? स्लो, यानी हल्की धीमी गति से बहने वाली एक छोटी सी स्ट्रीम है। ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज। फ्लोज का मतलब बहना। तो ए स्मॉल ग्रीन वैली वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज, इसका मतलब हुआ एक छोटी सी हरी भरी घाटी है जहाँ एक मंद गति जलधारा बहती है। फर्स्ट लाइन क्लियर है? ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटी सी हरी भरी घाटी है जहाँ वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज, एक मंद जलधारा बहती है। नेक्स्ट लाइन, ये जो नदी बह रही, जो जलधारा बह रही है, स्ट्रीम, ये क्या करती है? एंड लीव्स। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। एंड लीव्स, छोड़ देती है, अपने पीछे छोड़ती चली जाती है। क्या छोड़ती है? लॉन्ग स्ट्रैंड्स, एक लंबी सी परत, एक लंबी सी लड़ी, ऑफ सिल्वर, चांदी की। लाइन ठीक से समझ लीजिए। ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटी सी हरी भरी घाटी है। वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज, जहाँ एक मंद गति से एक जलधारा बहती है। एंड लीव्स, और अपने पीछे छोड़ती चली जाती है। क्या छोड़ती है? लॉन्ग स्ट्रैंड्स, एक लंबी सी लड़ी, एक लंबी सी परत। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है लेयर, एक परत। किस चीज का? ऑफ सिल्वर, चांदी की परत। कैसे, मैं समझा रहा हूं। अच्छा, ये परत जो है ऑफ सिल्वर, चांदी का जो लेयर है, वो कहाँ पर छोड़ रही है? ऑन द ब्राइट ग्रास, एकदम ब्राइट ग्रास के ऊपर, चमकीले घासों के ऊपर। लाइन का मतलब कहने की है, जब नदी बह रही है, स्ट्रीम जो बह रही है, तो उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, और सूर्य की किरणें पड़ने से पानी चमकता है, जिसके कारण वो ऐसा प्रतीत होता है दूर से कि लग रहा हो मानो चांदी का एक परत सामने बिछाया गया हो। इसलिए कवि लिखते हैं ए स्मॉल ग्रीन वैली वेयर स्लो स्ट्रीम फ्लोज, एक छोटी सी हरी भरी घाटी है जहाँ पे एक मंद गति से एक जलधारा बहती है। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, और अपने पीछे हरी हरी घास के ऊपर एक लंबी सी चांदी की परत, ऐसा लग रहा है मानो छोड़ती ही चली जा रही है। दूर से ऐसे देखने से लग रहा है कि हरी हरी घास के ऊपर एक चांदी का लेयर बिछा हुआ है, लेकिन वो लेयर नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है? एक छोटा स्ट्रीम, एक छोटा सा जलधारा है। यहाँ तक आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, फ्रॉम से देखिए। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, माउंटेन का मतलब पर्वत और टॉप का मतलब उसका चोटी। तो फ्रॉम द माउंटेन टॉप यानी पर्वत की चोटी से। फ्रॉम द माउंटेन टॉप मीन्स पर्वत की चोटी से, याद रखिएगा। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी से। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है बहती है, पर्वत की चोटी से बहती है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम, पर्वत की चोटी से बहती है। क्या बहती है? देखिए यहाँ लिखा है द सन्स रेज, सूर्य की किरणें। ऐसे तो पर्वत की चोटी से झरना या नदी बहती है, परंतु यहाँ पर सन्स रेज लिखा गया, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है, ऐसा लग रहा है मानो कि एक झरने की तरह ऊपर से बहती हुई चली आ रही है। कहाँ? अंदर घाटी में। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज, पर्वत की चोटी से सूर्य की किरणें बहती हुई घाटी की तरफ आ रही हैं।
नेक्स्ट लाइन, दे का मतलब होता है वे लोग, लेकिन यहाँ पर दे सूर्य की किरणों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वे, यानी कि इंग्लिश में दे क्या करती हैं, दे फील, वे भर देती हैं। फील का मतलब होता है खाली स्थान को भर देना। दे फील द हॉलो, हॉलो मीन्स घाटी, हॉलो मीन्स वैली या घाटी। दे फील द हॉलो, वे घाटी को भर देती हैं फुल ऑफ लाइट, पूरा प्रकाश से। आई होप यहाँ तक लाइन आपको क्लियर है। दे फील द हॉलो फुल ऑफ लाइट, वे घाटी को पूरी तरह से प्रकाश से भर देती है। यहाँ पर दे वर्ड सूर्य की किरणों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो सूर्य की किरणें पर्वत की चोटी से बह के घाटी की तरफ आ रही हैं, उनका काम क्या है कि वो घाटी को पूरा प्रकाश से भर देती हैं। ये चार लाइन, फर्स्ट चार लाइन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटा सा हरा भरा घाटी है। वेयर, जहां। ए स्लो स्ट्रीम, एक मंद नदी से जलधारा फ्लोज, बहती है। एक मंद नदी की जलधारा बहती है, यानी छोटी सी नदी बहती है। एंड लीव्स, और अपने पीछे छोड़ देती है, ऐसा लग रहा है कि छोड़ती चली जा रही है। क्या? लॉन्ग स्ट्रैंड्स, एक लंबी सी परत, लंबी सी एक लड़ी, ऑफ सिल्वर, चांदी की, ऑन द ब्राइट ग्रास, हरी हरी घास के ऊपर। मैं पहले ही बता दिया, चांदी की परत नहीं है, वो सूर्य की किरणों के कारण पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रॉम द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी से, स्ट्रीम, बहती है। क्या बहती है? द सन्स रेज, सूर्य की किरणें बहती हैं। और वे क्या करती हैं? दे फील द हॉलो, वे घाटी को पूरी तरह से भर देती हैं। हॉलो मीन्स घाटी, खाली स्थान। दे फील द हॉलो, वे घाटी को भर देती हैं फुल ऑफ लाइट, पूरा प्रकाश से। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट 4 लाइन। ए सोल्जर, नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है ए सोल्जर, यानी एक सैनिक है। एक सोल्जर मीन्स एक सैनिक है। वेरी यंग, जो कि बहुत ही यंग है, बहुत ही नौजवान है, लगभग उसका 20-22 साल उम्र होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वेरी यंग का मतलब, तो ए सोल्जर वेरी यंग, एक सैनिक जो कि बहुत नौजवान सैनिक है। लाइज, लाइज मीन्स पड़ा हुआ है या लेटा हुआ है। ओपन माउथ, और उसका मुंह खुला हुआ है। याद रखिए इस लाइन का मतलब, ए सोल्जर वेरी यंग, एक बहुत ही नौजवान सैनिक है। लाइज, जो इस घाटी में लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है, और भी कैसे? ओपन माउथ, उसका मुंह जो है खुला हुआ है। नेक्स्ट लाइन, ए पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया। ए पिलो मेड ऑफ फर्न, फर्न एक तरह का पौधा होता है, घास की तरह। तो एक तकिया है, उसके सिर के नीचे ए पिलो, जो कि किस चीज का बना है? मेड ऑफ फर्न, फर्न का बना हुआ है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सोल्जर जिस तकिए पर सोया हुआ है, वो पिलो जो है किस चीज का बना हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा द पिलो इज मेड ऑफ फर्न। तो ये लाइन फिर से समझ लीजिए, ए पिलो मेड ऑफ फर्न, फर्न का बना हुआ एक तकिया है। बीनीथ हिज हेड, ठीक उसके सिर के नीचे। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और हेड मीन्स उसका सर, यानी कि जो सोल्जर लेटा हुआ है घाटी में, जो कि बहुत यंग है, उसके सिर के नीचे एक तकिया है, एक पिलो है, जो कि किस चीज का बना है? फर्न का बना हुआ है, मेड ऑफ फर्न। याद रखिएगा, पिलो मेड ऑफ फर्न, बीनीथ हिज हेड, उसके सिर के नीचे एक तकिया है जो कि फर्न का बना है। अस्लीप, नेक्स्ट लाइन देखिए, अस्लीप, अस्लीप का मतलब वो नींद में है, गहरी नींद में है। इन डीप स्लम्बर, अस्लीप का मतलब इन डीप स्लम्बर, यानी वो गहरी नींद में है। स्ट्रेच्ड, अस्लीप के बाद देखिए वर्ड लिखा है स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है एकदम सीधा लेटा होना। सोल्जर जो लेटा हुआ है एकदम सीधा है, उसका हाथ पांव सब एकदम सीधे हैं। स्ट्रेच्ड, एकदम सीधा लेटा हुआ है। और कहाँ लेटा है? इन द हेवी अंडर ग्रोथ, हेवी का मतलब होता है बहुत घना, बहुत सघन, और अंडर ग्रोथ का मतलब होता है झाड़ी, यानी कि बूसेज आप बोल सकते हैं, BUSHES, बूसेज, यानी कि खूब सघन, खूब घनी झाड़ी है। और उसी झाड़ी में जो सैनिक है एकदम सीधा लेटा हुआ है, और उसके सिर के नीचे एक तकिया है, एक पिलो है, जो कि किस चीज का बना है? फर्न का बना हुआ है। पिलो मेड ऑफ फर्न, बीनीथ हिज हेड, एस्लीप, स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ। आई होप यहां तक लाइन क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखिए, पॉल, PALE, पॉल मीन्स शरीर पूरा पीला पड़ जाना। जिस तरह से अगर किसी को जॉन्डिस वगैरह बीमारी हो जाए, या फिर बॉडी में पानी का कमी हो जाने से बॉडी पीला पड़ जाता है, वैसे ही सोल्जर का शरीर एकदम येलो पीला दिखाई दे रहा है, पॉल हो गया है। पॉल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, जिस बेड पे वो लेटा हुआ है, यानी कि वहां पर ऐसे तो बेड नहीं है, जमीन पे लेटा हुआ है, लेकिन उसको कभी बेड बोल रहे हैं। तो जहां पर वो लेटा हुआ है, जो उसके लिए बेड का काम कर रहा है जमीन, वो कैसा है?
वार्म है, देखिए 3 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। वार्म यानी कि गर्म है, ग्रीन यानी हरा भरा है, यानी कि घास है, झाड़ी वगैरह है, ग्रीन है। और सन सोक्ड, सन सोक्ड का मतलब होता है सूर्य की गर्मी को, सूर्य की हीट को वो अवशोषित किए हुए है, यानी कि सूर्य की हीट से वो गर्म है, वहां तो आग जल नहीं रहा है, सूर्य की गर्मी से क्या है, वार्म हो गया है, हीट हो गया है। तो सन हीटेड बेड पे, जो कि बहुत ही ग्रीन है, वार्म है, सोल्जर उस पर लेटा हुआ है। और उसका बॉडी कैसा दिख रहा है, पॉल येलो दिख रहा है, पीला पड़ गया उसका शरीर। आई होप यहां तक लाइन क्लियर है। ए सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ, एक बहुत ही नौजवान सैनिक घाटी में लेटा हुआ है और उसका मुंह कैसा है, ओपन माउथ, खुला हुआ मुंह है। ए पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, उसके सिर के नीचे एक तकिया है जो कि फर्न का बना हुआ है। एस्लीप, और वो गहरा नींद में है। स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ, और एकदम घनी झाड़ियों में वो सोल्जर एकदम सीधा लेटा हुआ है, स्ट्रेच्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि पॉल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड, जिस बेड पे वो लेटा हुआ है वो कैसा है, वार्म है, ग्रीन है, यानी कि हरा भरा है, और सन सोक्ड का मतलब सूर्य की गर्मी से वो हीटेड है, सूर्य की गर्मी को अवशोषित किए हुए। अब पॉल का मतलब याद रखिएगा येलो होता है, शरीर उसका पीला पड़ गया है। नेक्स्ट लाइन, हिज फीट, यानी सोल्जर के जो दोनों पैर हैं, हिज फीट, उसके जो पैर हैं, एमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में है, यानी कि उसके पैर फूलों से घिरे हुए हैं, उसके पैर के चारों तरफ फ्लावर्स है, फूल है। हिज फीट अमंग द फ्लावर्स, ही स्लीप्स, और वो सो रहा है, गहरी नींद में है। हिज फीट अमंग द फ्लावर्स, ही स्लीप्स, उसके पैर फूलों के बीच में है, या फिर उसके पैर के चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं, और वो सोल्जर सोया हुआ है, गहरी नींद में है, ही स्लीप्स। हिज स्माइल, नेक्स्ट लाइन, हिज स्माइल, उसके चेहरे पर स्माइल है, सोल्जर जो लेटे हुए है उसके चेहरे पर एक स्माइल है, और वो कैसी है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स। इन्फेंट वर्ड देखिए, INFANT, इन्फेंट का मतलब होता है एक मासूम बच्चा, इनोसेंट चाइल्ड, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी जिसको बोल सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि एक मासूम बच्चा। सोल्जर को जो स्माइल है वो किसकी तरह है, एक मासूम बच्चे की स्माइल की तरह है। ठीक से यहाँ पे देख लीजिए, हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इन्फेंट्स का स्माइल की तरह। सोल्जर का सैनिक एक मासूम बच्चे की स्माइल की तरह है। मासूम बच्चे का स्माइल होता कैसा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेंटल, एक मासूम बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो जेंटल होता है, जेंटल मीन्स होता है नेक, एकदम शरीफ। और विदाउट गाइल, GUIL, गाइल का मतलब होता है दोष, और विदाउट गाइल मीन्स बिना किसी दोष के, यानी कि बच्चे जो मुस्कुराते हैं वो बिना किसी दोष, बिना निरपराध होते हैं बच्चे, मासूम बच्चों को तो भगवान का रूप इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चों में कोई दोष नहीं होता, उनमें कोई अपराध नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता, वो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। इसलिए सोल्जर को जो स्माइल है फेस पर अभी लेटा हुआ है, उसका स्माइल का तुलना, उसका स्माइल का कंपैरिजन पोइट किससे किए हैं, एक मासूम बच्चे से, इन्फेंट चाइल्ड से। याद रखिएगा एग्जाम में आपको पूछेगा भी कि सोल्जर का स्माइल का तुलना किससे किया गया है, तो लिखिएगा इन्फेंट, एक इन्फेंट बच्चे की, एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट से। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स, और मासूम बच्चे की मुस्कुराहट होती कैसी है, तो जेंटल होती है, नेक, और विदाउट गाइल, बिना किसी अपराध के होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में कवि, पोइट जो आर्थर rimbaud है, वो नेचर से बात कर, नेचर से बोल रहे हैं कि ओह नेचर, ए प्रकृति, कीप हिम वार्म, इसे, इस सोल्जर को, कीप हिम वार्म मीन्स इसे गर्म रखना, यानी कि उस सोल्जर को गर्म रखना। यहाँ पर पोएट नेचर से बोल रहे हैं उस सैनिक को गर्म रखना, कीप हिम वार्म, अन्यथा वरना क्या होगा, ही मे कैच कोल्ड, उसे ठंड लग सकती है। ही मे कैच कोल्ड का सीधा सा मतलब है उसे ठंड लग सकती है, तुम उसे गर्म रखना। यहाँ पर कवि नेचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम में आपसे 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा कि कवि किससे रिक्वेस्ट करते हैं सोल्जर को गर्म रखने के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए नेचर। द पोएट रिक्वेस्ट नेचर टू कीप द सोल्जर वार्म, अदरवाइज ही मे कैच कोल्ड, वरना उसको ठंड लग सकती है। आई होप ये लाइन समझ में आया। ओह नेचर कीप हिम वार्म, ही मे कैच कोल्ड, नेचर ए प्रकृति, उसे गर्म रखना, यानी उस सोल्जर को गर्म रखना, वरना उसे ठंड लग सकती है, ही मे कैच कोल्ड। नेक्स्ट लाइन, द हमिंग इंसेक्ट्स, हमिंग का मतलब होता है भनभनाती हुई, जो मक्खी मच्छर जो होते हैं जैसे भन 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 करते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हमिंग। और एक वर्ड है बजिंग, BUZZING, बजिंग या हमिंग, दोनों का मतलब होता है भनभनाना। तो जो हमिंग इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट मींस कीट पतंगे, द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट,
जो भनभनाते हुए कीट पतंगे हैं वहाँ पर झाड़ियों में, वो उस सोल्जर के रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करने पाती हैं। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, इस लाइन का इतना ही मतलब है, जो भनभनाते हुए कीट पतंगे जो इंसेक्ट्स हैं वो उसके रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करती, उसको परेशान नहीं कर पाती। नेक्स्ट लाइन, ही स्लीप्स इन सनलाइट। सोल्जर कहाँ सोया हुआ है? वो किसी घर में किसी कमरे में नहीं सोया हुआ, वो एकदम खुले आकाश के नीचे। ही स्लीप्स इन सनलाइट मत, खुले आकाश के नीचे एकदम सूर्य की रोशनी में सोया हुआ है। ही स्लीप्स इन सनलाइट। आई होप ये लाइन क्लियर है। खुले आकाश के नीचे, अंडर द ओपन स्काई ही इज स्लीपिंग। और उसका पोजीशन कैसा है बॉडी का? देखिए, वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, उसका एक हाथ उसके सीने पे है। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, उसके एक हाथ उसके सीने पे वो रखा हुआ है। एट पीस, एट पीस का मतलब एकदम पीसफुली, कंफर्टेबली, एकदम आराम से, शांति से सोल्जर सोया हुआ है। और लास्ट लाइन जो है एकदम क्लाइमेक्स लाइन है, लास्ट लाइन में बोल रहा है कवि, इन हिज साइड, यानी उसके शरीर के दो साइड में, देयर आर टू रेड होल्स, दो रेड होल्स हैं। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, उसके शरीर के दो साइड में, हो सकता है तो सिर के एक तरफ और सिर के दोनों तरफ दो रेड होल्स हैं, यानी कि उसको गोली लगा हुआ है सोल्जर को, और वो गोली उसके शरीर को पार करके निकल चुकी है, जिसके कारण शरीर में दो सुराख, दो होल्स बन गए हैं। एक तरफ से गोली एंटर की है और दूसरी तरफ से निकल गई है, जिसके कारण जो जख्म बना उसके शरीर में उसको रेड होल्स बोला गया है, क्योंकि गोली लगेगा तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? रेड होल्स। और मेन बात यह है कि जो सोल्जर है वो सोया हुआ नहीं है। पोएट का कहने का मतलब है सोल्जर मरा हुआ है। द सोल्जर इज नॉट स्लीपिंग, ही इज डेड, ही इज नो मोर। कवि जो बताना लास्ट लाइन में क्लियर कर दिए हैं कि जो सोल्जर है जिसको अभी तक वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे घाटी में, वो सोया हुआ नहीं है, एक्चुअली में वो मर गया है। और मरा कैसे है? युद्ध में। युद्ध में अक्सर होता क्या है कि फायदा तो कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है, और इसी बात को थीम बनाकर कवि ने ये कविता लिखा है आर्थर rimbaud साहब ने, कि जो युद्ध है उसका कोई लाभ नहीं होता। युद्ध हमेशा नुकसान, ज्यादातर तो नुकसान ही देते हैं। युद्ध से आज तक कोई फायदा हुआ नहीं है। दुनिया में आज तक जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सब में नुकसान हुआ है। और लास्ट लाइन में कभी ये क्लियर कर दिया कि जो सैनिक है वो सोया हुआ नहीं है, बल्कि वो मरा हुआ है। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, उसके शरीर के दो साइड में दो रेड होल्स हैं, यानी कि एक तरफ से गोली लगी है और दूसरी तरफ से गोली उसके शरीर को पेनिट्रेट करके, छेद कर निकल चुकी है। एग्जाम में आपसे पूछेगा रेड होल्स का मतलब क्या, तो रेड होल्स का मतलब आप लोग लिखिएगा बुलेट वुंड्स, यानी कि गोली से बना हुआ जख्म। बुलेट का मतलब होता है गोली, बंदूक की गोली, और वुंड का मतलब जख्म। रेड होल्स मीन्स बुलेट वुंड्स। याद रखिए, सोल्जर सोया हुआ नहीं है, वो मर गया है। इसके पहले अपने लाइन में लिखा था एक जगह, पॉल, PALE, पॉल मीन्स उसका शरीर पीला पड़ गया था। पीला क्यों पड़ गया? क्योंकि वो मर गया है, उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया है, उसका पूरा खून एकदम पानी हो गया है, जिसके कारण उसका शरीर क्या हो गया है? पीला पड़ गया है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा। अब मैं बता रहा हूँ और थोड़ा सा आपको आर्थर rimbaud साहब के बारे में, कि उन्होंने ये पोएम क्यों क्यों लिखा, क्यों इंस्पायर्ड हुए पोएम लिखने के लिए। आर्थर rimbaud फ्रांस देश के पोएट हैं, फ्रेंच पोएट है वो, और एक्चुअली में वो पोएट थे भी नहीं। अपने रियल जिंदगी में आर्थर rimbaud साहब एक सैनिक थे, फ्रांस की सेना में वो सैनिक थे। और फ्रांस और रसिया में एक युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और ये खून खराबर देखकर, ये हत्याकांड देखकर, स्लॉटर इतना देखकर आर्थर rimbaud साहब ने नौकरी छोड़ दिया। उन्होंने अपना सोल्जर के पोस्ट से रिजाइन दे दिया, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा ये देखकर कि इतने इनोसेंट लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं। और लगभग 16 से 20 साल की उम्र तक rimbaud साहब ने कविता लिखी, और उसके बाद युद्ध में वो खुद भी घायल हो गए थे। आपको बता दूं कि आर्थर rimbaud साहब युद्ध में घायल हुए थे, उनके घुटने में ट्यूमर हो गया था, जिसका वो ठीक से इलाज नहीं करा पाए, जिनके कारण अंत में उनका भी डेथ हो गया। और इसीलिए दुनिया को मैसेज देने के लिए कि युद्ध से लाभ कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध जो होता है, वॉर जो होता है, वो फ्रूटलेस होता है, उसमें कोई लाभ नहीं है। इसी थीम पे ये कविता लिखा गया है। आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आप लोग एक एक वर्ड को बढ़िया समझिएगा तो पोएम क्लियर समझ में आ जाएगा। इस पोएम में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। थैंक यू।